नमस्कार, दिनेश कुमार खत्री, प्रवक्ता गणित, राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय डूंगरपुर, राजस्थान। आज का जो हमारा टॉपिक है वो मैथमेटिक्स फर्स्ट में ऐसे वास्तविक भिन्नों को आंशिक भिन्नों में बदलना जिनके हर में रेखिक गुणनखंड पुनरावृत्ति में हो। तो डिप्लोमा पॉलिटेक्निक कॉलेजेस राजस्थान के टेक्निकल ब्रांचेस के फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेम में एक कंपलसरी पेपर आता है मैथमेटिक्स फर्स्ट, जिसका कोड है 1001। इसी में ये टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं। टू रिजॉल्व प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू पार्शियल फ्रैक्शन विद डिनोमिनेटर कंटेनिंग रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स। चलिए एक बार सिलेबस पे नजर मार लेते हैं। ये मैथमेटिक्स फर्स्ट का सिलेबस है। तो यहां पर जो फोर्थ यूनिट है पार्शियल फ्रैक्शन, इसी का जो 4.4 सब टॉपिक है टू रिजॉल्व प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू पार्शियल फ्रैक्शन विद डिनोमिनेटर कंटेनिंग रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स, इसी टॉपिक को आज हमें यहां पर पढ़ना है। 4.1 से लेकर के 4.3 तक के अलग अलग वीडियो में बना चुका हूं। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो पहले वो वीडियो को आप देख लें। स्टेप बाय स्टेप ये टॉपिक है। पहले 4.1 डेफिनेशन, पॉलिनोमियल फ्रैक्शन, प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होते हैं, वहां ये हमने देखा है। 4.2 में हमने इंट्रोडक्शन टू पार्शियल फ्रैक्शन के नाम से वो वीडियो है, तो वहां पार्शियल फ्रैक्शन के बारे में आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाता है। तो जो उसके बाद 4.3 में प्रॉपर फ्रैक्शन को पार्शियल फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, लेकिन जिसके हर में, जिसके डिनोमिनेटर में जो लीनियर फैक्टर्स हैं वो रिपीटेड नहीं है। इस पर भी एक वीडियो आ चुका है, तो वो 4.3 सब टॉपिक के लिए। तो अभी जो हमें कवर करना है वो है 4.4 टू रिजॉल्व प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। किसी प्रॉपर फ्रैक्शन को कैसे पार्शियल फ्रैक्शन में हम कन्वर्ट करेंगे जिसके डिनोमिनेटर में रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए शुरुआत में ये वैसे तो मैं बता चुका हूं, फिर भी हम देख लेते हैं पार्शियल फ्रैक्शन क्या होता है। पार्शियल फ्रैक्शन मतलब वियोजन द्वारा एक परिमेय बीजीय भिन्न को कई बीजीय भिन्नों के योग के रूप में व्यक्त करना आंशिक भिन्नों में खंडन कहलाता है। मतलब ये कोई इस तरह से भिन्न है, तो इसको दो भागों में ब्रेक करते हैं जिसमें डिनोमिनेटर में लीनियर फैक्टर्स आ रहे हैं, x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा। तो चलिए इसके बाद हमने परिमेय भिन्न को आंशिक भिन्न में खंडित करने के नियम भी देखे थे कि अगर अंश में घात अधिक आती है हर की घात की तुलना में, तो पहले अंश में हर का भाग देकर के उससे वास्तविक भिन्न में बदला जाता है। जब ये वास्तविक भिन्न में बदल जाती है उसके बाद ही हमें आंशिक भिन्न बनाने होते हैं। ये सब मैं बता चुका हूं। अब इस पर भी एक वीडियो आ चुका है। जो थर्ड पॉइंट है इसका पहला पॉइंट कि जब पुनरावृत्ति ना हो तो x अपॉन x प्लस 1, x माइनस 3, x माइनस 4, इसको लास्ट वीडियो में हमने कन्वर्ट किया था कैसे a अपॉन x प्लस 1 प्लस b अपॉन x माइनस 3 प्लस c अपॉन x माइनस 4, abc की वैल्यूज वहां पर हमने फाइंड की थी। यहां तक हम पढ़ चुके हैं। जो अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो ये है कि डिनोमिनेटर यानी कि हर में पुनरावृत्ति मतलब रिपीटेड x माइनस a की होल पावर n के रूप में रेखिक खंड के संगत n आंशिक भिन्नों के निम्न रूप का समूह होता है। मतलब a1 अपॉन x माइनस a प्लस a2 अपॉन x माइनस a होल स्क्वायर। a1 a2 कोई कांस्टेंट है, कोई भी ले सकते हैं आप, abc भी ले सकते हैं, प्लस डैश 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 an x अपॉन a माइनस होल पावर n, जहां a1 a2 ये सभी क्या हैं, अचर राशियां हैं। तो ये पावर n तक जा सकते हैं लीनियर फैक्टर। तो एक एग्जांपल से इसे हम समझते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस 1 होल क्यूब x माइनस 1 की आंशिक भिन्न क्या होगी, ये पावर 3 तक, यानी कि यहां पर n का मान 3 है। तो पहले तो आपको क्या करना है कि जो ये x माइनस 1 है ये लीनियर फैक्टर रिपीट नहीं हो रहा है, x माइनस 1 जो है, तो इसके संगत तो एक ही हमारा पार्शियल फ्रैक्शन बनेगा d अपॉन एक्स माइनस 1। लेकिन जो x प्लस 1 की होल पावर 3 है, जो रिपीटेड लीनियर फैक्टर आ गया, मतलब रेखिक गुणनखंड जो पुनरावृत्ति हो रही है जिसकी, तो x प्लस 1 3 बार आ रहा है, तभी तो इसकी x प्लस 1 की होल पावर 3 कही गई है। तो इसके संगत हम कैसे मानेंगे आंशिक भिन्न, a अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस b अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस c अपॉन एक्स प्लस 1 की होल पावर 3, और x माइनस 1 के संगत d अपॉन एक्स माइनस 1। अगर ये पावर 4 होती तो एक टर्म और आ जाती, प्लस करके d कर देते x प्लस 1 की होल पावर 4, और ये जिसको d कहा है उसको हम e कह देते हैं। तो चलिए इसको पहले हम डिकम्पोज करना सीखते हैं कि कैसे इसे आंशिक भिन्न में बदला जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस 1 होल क्यूब क्या है, देखिए
एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वन होल क्यूब और साथ में आ रहा है एक्स माइनस वन। यही है, एक बार चेक कर लेते हैं। एक्स प्लस वन की होल पावर 3 है और एक्स माइनस वन है। चलिए आगे देखिए, शुरू करते हैं। अब देखिए मैंने क्या बताया कि अलग अलग हमें, जैसे मैं मान लेता हूं पहले a, सबसे पहले लीनियर फैक्टर्स के लिए सॉल्व कर लेते हैं। तो a अपॉन एक्स प्लस वन मानेंगे आप इसे, प्लस b अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर मान लेंगे, प्लस c अपॉन एक्स प्लस वन की होल पावर 3 मान लेंगे, और इस x माइनस वन के संगत d अपॉन एक्स माइनस वन। हम एक काम करते हैं, पहले इस a b c d ये जो कांस्टेंट है इनकी वैल्यू हम फाइंड कर लेते हैं। जब ये वैल्यूज हमें मिल जाएगी तो हम कहेंगे कि इस वास्तविक भिन्न को, इस प्रॉपर फ्रैक्शन को हमने पार्शियल फ्रैक्शन में, आंशिक भिन्न में बदल दिया। तो पहला काम हम ये करते हैं कि a b c d की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। फिर मैं आपको बताऊंगा कि और किस तरह के अलग अलग केस जब आता है तो हमें किस तरह से ये डिकम्पोज करना होता है, इस तरह से रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स के लिए। तो पहले हम एक काम करें, ABCD की वैल्यूज फाइंड करते हैं। तो ABCD की वैल्यूज फाइंड करने के लिए आपको क्या करना है, देखिए हमें एलसीएम ले लेना है। पहले तो ये मैंने एलसीएम ले लिया। क्या आएगा एलसीएम, एक्स प्लस वन की होल पावर 3 और साथ में एक्स माइनस वन। अब यहां पर आप देखिए a के साथ क्या आएगा मल्टीप्लाई में, एक्स प्लस वन तो ऑलरेडी है, लेकिन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर आ जाता है और साथ में एक्स माइनस वन। फिर प्लस, अब b के साथ क्या आएगा, एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर ऑलरेडी है तो एक्स प्लस वन और साथ में एक्स माइनस वन। फिर प्लस, अब एक्स प्लस वन का होल पावर 3 ऑलरेडी है यहाँ पर, तो एक्स माइनस वन बाढ़ गया, इससे गुणा हो जाएगा, प्लस d, एक्स माइनस वन ऑलरेडी है तो एक्स प्लस वन की होल पावर 3 बार गया। तो एलसीएम लेने के बाद ये स्थिति हमारे पास आती है। अब हमें क्या करना है कि देखिए लेफ्ट साइड में तो जो टर्म्स हैं बनी हुई वो एज इट इज हो जाती हैं। क्या है लेफ्ट साइड में, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वन होल पावर 3 और साथ में एक्स माइनस वन आ जाता है। ये आपका बराबर। चलिए अब देखिए, इसके पहले वाले वीडियो में जो नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स थे, जो रैखिक गुणनखंड पुनरावृत्ति वाले नहीं थे, तो वहां हमने क्या किया था कि जो रैखिक गुणनखंड थे उनको 0 के बराबर करके x के जो मान आए थे वो x के मान रख के हमने ABCD की वैल्यूज ज्ञात की थी। तो एक काम तो हम ये कर लें कि जो गुणनखंड है हमारे कौन कौन से हैं, देखिए एक तो है आपका x प्लस वन। तो यदि x प्लस वन को मैं 0 के बराबर कर देता हूं तो क्या मिलेगा यहां से, x बराबर माइनस वन। तो x बराबर जब आप माइनस वन रखेंगे इस ऊपर वाले एक्सप्रेशन में, तो जो डिनोमिनेटर में x प्लस वन की होल पावर 3 और x माइनस वन है ये तो आपस में कैंसिल हो गए। तो बाकी x की जगह रखना है आपको माइनस वन। तो x की जगह माइनस वन में जैसे ही रखूंगा तो लेफ्ट साइड में है एक्स स्क्वायर, तो माइनस वन का स्क्वायर हो जाता है आपका प्लस वन। और राइट साइड में क्या आएगा देखो, x की जगह रखना है हमें माइनस वन। तो इस पहली टर्म में x की जगह जैसे ही माइनस वन रखूंगा तो ये माइनस वन प्लस वन 0 हो गया। तो a का कोई a के साथ गुणा होकर के आपको वापस से 0 मिल जाता है। फिर प्लस यहां पर भी x प्लस वन वाली टर्म है, तो यहां भी x की जगह माइनस वन रखोगे तो माइनस वन प्लस वन b गुणा 0, तो ये भी आपका 0 हो जाता है। फिर देखिए प्लस यहां पर भी, यहां x प्लस वन नहीं है, तो यहां जैसे ही आप x की जगह माइनस वन रखेंगे तो माइनस वन माइनस टू, तो जो c का गुणक है वो क्या आ गया, माइनस टू प्लस d। अब x की जगह माइनस वन यहां भी रख दीजिए तो माइनस वन प्लस वन 0 हो जाता है। तो ये भी आपका वापस से 0 में ही कन्वर्ट हो गया। तो आपके पास क्या रिमेनिंग बचा, लेफ्ट साइड में तो 1 और राइट साइड में माइनस 2c। तो यहां से आप देखेंगे c की वैल्यू आपको मिल जाती है माइनस 1/2।
क्या वैल्यू मिली हमें? -1/2। चलिए सी का मान मिल गया। फिर से देखिए, यदि अब जो दूसरा गुणनखंड है कौन सा? x - 1, इसे 0 के बराबर कर दें। तो जैसे ही आप इसको 0 के बराबर करते हैं तो x का मान यहां से निकल करके आता है 1। तो ये जो x का मान 1 है ये आप ऊपर वाले एक्सप्रेशन में रखिए। तो लेफ्ट साइड में तो है x², तो 1 का स्क्वायर वापस से 1, और राइट साइड में हो जाएगा आपका, देखिए x - 1 फैक्टर जिस भी एक्सप्रेशन में होगा वो सब तो 0 हो जाएंगे। तो x बराबर 1, जैसे ही इस x बराबर 1 में यहां रखूंगा तो 1 - 1 0 हो गया, इसके कारण। तो a के साथ 0 आ गया, तो पहले वाले एक्सप्रेशन से आपको क्या मिला? 0 मिला। तो प्लस x की जगह 1 रखना है तो 1 - 1 0, तो b के साथ भी गुणा होकर के क्या आ जाता है आपका? 0। फिर से देखिए c के साथ क्या आएगा? x की जगह 1, तो 1 - 1 0, तो c गुणा 0, फिर से आपका क्या मिला? 0 मिला। प्लस अब देखिए x की जगह 1 आप d में रखेंगे तो ये वाला 0 नहीं होगा, बाकी सारे 0 हो गए। तो जैसे आप 1 रखोगे 1 + 1 2 हो गया, 2 की होल पावर 3, तो 2 की होल पावर 3 हो गया 8। तो यहां से आपको जो रिजल्ट मिलता है वो मिलता है 8d। तो यहां से d का मान हमें मिल चुका है। लेफ्ट साइड में 1 है, राइट साइड में 8d, तो 1/8d का मान मिलता है। तो c और d के मान तो हमें मिल चुके हैं, -1/2 और +1/8। अब a b के मान हमारे पास नहीं है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? उसके लिए हमें गुणांकों की तुलना करनी होगी, दोनों ओर हमें अचर पदों की भी तुलना करनी होगी, और उसके साथ में जो x³ x² और x, इनके जो गुणांक है इनकी तुलना हम करेंगे। जैसे देखिए, मैं एक काम करता हूं, इस एक्सप्रेशन को हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो या तो मैं डायरेक्टली लिख दूं या मैं सॉल्व करूं, तो चलो एक काम करते हैं, हम इसे सॉल्व कर ही लेते हैं। चलिए देखिए, लेफ्ट साइड में तो है आपका x², अब राइट साइड में क्या होगा? देखो a, ये x+1 का होल स्क्वायर गुणा x - 1, तो पहले तो हमें गुणा करना होगा x+1 का होल स्क्वायर, तो ये खुल करके आपका x² + 2x + 1, और साथ में x - 1 ऑलरेडी आ रहा है, प्लस b। अब x+1 और x - 1 गुणा होकर के x² - 1, ये तो फॉर्मूला होता है a + b a - b का, तो a² - b² प्लस c, और ये तो x - 1 है ऑलरेडी आ जाएगा, प्लस ऑलरेडी सॉल्व है d, x+1 की होल पावर 3, तो a + b का होल क्यूब का फॉर्मूला होता है a³ + b³ प्लस 3a² + 3ab²। तो यहां से आपको मिलेगा x³ + 1 का क्यूब तो 1 प्लस 3a² b, तो a मतलब x का स्क्वायर तो प्लस 3x² प्लस 3ab², तो a मतलब x और b मतलब 1, तो 1 का स्क्वायर वापस से 1 ही होगा, तो ये हो गया आपका 3x। इसे थोड़ा सा हम और सॉल्व करेंगे, इधर तो x² और इधर a एज इट इज रहने दीजिए। अब देखो ये x² और इधर वाला ये जो x है ये गुणा होकर के आपको देंगे x³, ये x² -1 से गुणा होगा तो -x² प्लस 2x x से गुणा होगा तो 2x² और -1 से गुणा होगा तो -2x, 1 से गुणा होगा तो x - 1, ये टर्म्स आपको मिलती है, प्लस b। अब मैं एक काम करता हूं, इसे ब्रेक कर देता हूं, तो bx² - b फिर प्लस cx - c प्लस d x³ प्लस 3dx² प्लस 3dx और प्लस 1 के साथ गुणा होकर के d आ जाएगा। इसे एक काम करें, हम थोड़ा सा और सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। x² और राइट साइड में क्या होगा? देखो इस पहले वाले एक्सप्रेशन में x³ वाली टर्म एक ही है, तो ये a x³ से गुणा होकर के a x³ बन गया।
अब एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स कितनी है, 2 है, माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस 2x स्क्वायर, तो -1 और +2 मिलकर के +1, तो यहां से बचेगा सिर्फ एक्स स्क्वायर, तो a एक्स स्क्वायर से गुणा होकर के आ जाएगा a एक्स स्क्वायर। फिर -2x और x वाली टर्म 2 है, -2x और x, तो ये मिलकर के -x हो गया, तो -a इंटू एक्स, और अचर पद एक ही -1, तो ये इसको गुणा कर दीजिए -a प्लस b एक्स स्क्वायर माइनस बी, बाकी टर्म्स को एज इट इज हम लिखेंगे cx माइनस सी प्लस डी एक्स क्यूब प्लस 3d एक्स स्क्वायर प्लस 3d एक्स प्लस डी। अब फिर से देखिए एक्स स्क्वायर बराबर, एक काम करें, एक्स क्यूब वाली जो टर्म उसको एक साथ लिख लें, तो एक्स क्यूब वाली टर्म एक तो ये है a एक्स क्यूब, दूसरी टर्म देखिए कहां पर है, दूसरी टर्म है b के साथ, एक्स क्यूब नहीं है, सिर्फ d के साथ है, तो एक्स क्यूब की 2 टर्म है, a एक्स क्यूब प्लस डी एक्स क्यूब, इन दोनों को हमने साथ में ले लिया, तो a प्लस डी एक्स क्यूब। अब एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स को ढूंढ लीजिए, एक तो a है, तो इस a को लिख दीजिए a, फिर एक्स स्क्वायर वाली दूसरी टर्म है प्लस बी एक्स स्क्वायर, तो इसे भी लिख लीजिए आप प्लस b, c की कोई टर्म एक्स स्क्वायर की नहीं है, d की कोई टर्म है क्या, है, ये रही, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है 3d, तो ये आप लिख दीजिए प्लस 3d और साथ में एक्स स्क्वायर। अब x वाली टर्म देख लीजिए, x वाली टर्म में एक तो ये है आपका -ax, तो ये जो -ax है तो यहां से मिल गया आपको -a, और b की कोई टर्म x की नहीं है, c की कोई टर्म है cx, तो c और 3dx ये भी है, तो प्लस 3d, ये x का कोएफिशिएंट हो गया। अब बात आती है अचर पद की, तो अचर पद एक तो है आपका -a और दूसरा है -b, तीसरा है आपका -c और चौथा है आपका +d। अब हमें करना कुछ नहीं है, ये जो लास्ट में हमें समीकरण मिली है यहां पर आपको एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर, x और अचर पद के गुणांकों की तुलना हमें करनी होती है। तो चलिए इनके गुणांकों की तुलना हम करते हैं, कैसे करेंगे देखिए। देखिए यहां पर एक्स क्यूब का गुणांक देखिए, लेफ्ट साइड में एक्स क्यूब का कोई भी पद नहीं है, इसलिए एक्स क्यूब का गुणांक 0 माना जाएगा लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में माना जाएगा a प्लस डी, तो a प्लस डी हो गया आपका 0 के बराबर, तो a प्लस डी को हम सबसे पहले कर देते हैं 0 के बराबर, तो ये आपका a प्लस डी हो गया 0 के बराबर। और देखिए अब एक्स स्क्वायर इधर है जिसका गुणांक है 1, इधर एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का गुणांक इधर कितना है, a प्लस बी प्लस 3d, तो इस a प्लस बी प्लस 3d की वैल्यू हो गई 1 के बराबर हो, ये भी आप लिख दीजिए। देखिए a प्लस बी प्लस 3d, ये वैल्यू आ गई आपकी 1 के बराबर। फिर देखिए इधर x का कोई भी पद नहीं है, तो इधर x का गुणांक माना जाएगा 0 लेफ्ट साइड में, इधर x का कोई पद है, कितना है -a प्लस सी प्लस 3d, तो इसे आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे, -a प्लस सी प्लस 3d, तो इसे मैं लिख देता हूं -a प्लस सी प्लस 3d, ये वैल्यू हो गई आपकी 0 के बराबर। और देख लीजिए लास्ट कांस्टेंट टर्म, इधर कांस्टेंट टर्म कोई भी नहीं है, तो लेफ्ट साइड में कांस्टेंट टर्म मानी जाएगी 0 और राइट साइड में कांस्टेंट टर्म है -a माइनस बी माइनस सी प्लस डी, तो ये भी आप लिख लीजिए, क्या है देखिए
माइनस ए माइनस बी माइनस सी प्लस डी, तो ये 0 के बराबर हो गया। अब देखिए कुछ मान हमने ज्ञात किए थे, किस किस के मान हमें मिले थे। हमें एक तो मान मिला था c का -1/2 और d का 1/8। तो इन मानों को उपयोग में लाइए। क्या मान है फिर से देखिए, c का मान है -1/2 और d का मान है 1/8। तो देखिए पुट c का मान तो -1/2 और d का मान 1/8, यही मान है। d का मान है आपका 1/8 और c का मान है -1/2। अब क्या करना है, c का और d का मान आप रख दीजिए। जैसे पहली वाली जो समीकरण है a + d = 0, इसमें जैसे ही आप d का मान 1/8 रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, देखो पहली वाली समीकरण से हमें मिल गया a = -d और d का मान तो है हमारे पास 1/8, तो -1/8 ये वैल्यू हो गया, आ गई आपकी a की। तो a आ गया, c आ गया, d आ गया। अब क्या बचा, b का मान आप कहीं से भी निकाल लें। b दूसरी समीकरण से भी निकाल सकते हैं क्योंकि यहां पर b है, और b आप लास्ट समीकरण से भी निकाल सकते हैं क्योंकि यहां पर भी b मौजूद है। तो हम एक काम करते हैं, किसी भी समीकरण में रख दीजिए। जैसे लास्ट वाली समीकरण को हम ले लेते हैं, तो देखिए जब आप लास्ट वाले समीकरण को लेते हैं तो -a लिखा हुआ है, तो a का मान है -1/8, तो माइनस माइनस प्लस, तो +1/8 और b हमारे पास है नहीं, b हमें ज्ञात करना है, और -c का मान है -1/2, तो माइनस माइनस प्लस, और प्लस d है तो +1/8 और बराबर में है 0। तो b जो माइनस का, इसको राइट साइड में ले जाइए तो प्लस b हो गया, और +1/8 और +1/8 मिलकर के 2/8 प्लस 1/2, ये 2/8 तो हो गया आपका 1/4 प्लस 1/2। एलसीएम लेकर के जब आप इसे सॉल्व करते हैं तो आपको मिलता है 3/4। तो ए बी सी डी सभी की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। तो फाइनली जो वास्तविक भिन्न, जो प्रॉपर फ्रैक्शन था, उसके आंशिक भिन्न हमारे को मिल गए। ए बी सी डी की यहां पर हम वैल्यू पुट कर देंगे। कैसे करेंगे, देखिए हमारा फ्रैक्शन क्या था, हमारा जो फ्रैक्शन था वो था x² अपॉन x+1 की होल पावर 3 और x - 1। सबसे पहले क्या लिखना था, a अपॉन x+1, लेकिन a की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, यहाँ 1 मिनट लिख लेते हैं पहले, प्लस b अपॉन x+1 का होल स्क्वायर। तीसरी टर्म है c अपॉन x+1 की होल पावर 3, और लास्ट टर्म है हमारी d अपॉन x - 1। अब ए बी सी डी हमारे पास आ चुके हैं, तो ए बी सी डी की आप वैल्यूज लिख दीजिए जो भी आपको मान मिले हैं। देखिए a का मान क्या मिला है हमें, -1/8, तो -1/8 आप यहां पर रख देंगे, और फिर b का मान हमें मिला है 3/4, तो 3/4 यहां रख दीजिए। c का मान यहां पर तो -1/2, d का मान यहां पर 1/8। इस तरह से ये जो लेफ्ट साइड में आपको वास्तविक भिन्न या प्रॉपर फ्रैक्शन दिया गया था, इसको आंशिक भिन्न यानी कि पार्शियल फ्रैक्शन में हमने ब्रेक कर दिया, और जो गुणांक है ए बी सी डी उनके मान हमने इस तरह से ज्ञात कर लिए। तो आपको गुणांक कैसे ज्ञात करेंगे, अगर जैसे इस केस में क्या हुआ कि हमने पहले तो लीनियर फैक्टर्स को 0 के बराबर करके x के मान निकाले, वो x के मान हमने कहां पर रखे, उन समीकरणों में। तो हमें कोई भी दो कांस्टेंट की वैल्यू हमें मिल जाती है। जब उन दो की वैल्यू मिल जाए तो फिर आप एक काम करेंगे कि दोनों तरफ गुणांकों की तुलना करेंगे आप, x³ x² x और अचर पद के गुणांकों की जब आप तुलना करेंगे तो आपको ए बी सी डी इन कांस्टेंट में समीकरण मिलती है। इन समीकरणों में जो दो आपने ज्ञात किए उनको रख करके आप बाकी के कांस्टेंट भी ज्ञात कर सकते हैं। इस तरह से ए बी सी डी के मान ज्ञात किए जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि कैसे और जो केस आएंगे उनको हमें सॉल्व करना है। जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स के लिए इस तरह का एक केस आता है। मान लीजिए कि
1/x + 1 और x - 1 का होल स्क्वायर। तो इसे आप कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे एज्यूम करेंगे? इसको एज्यूम करने के लिए आपको क्या करना होगा, चूंकि x + 1 रिपीटेड लीनियर फैक्टर नहीं है तो इसके लिए हो जाएगा a/x + 1। फिर देखिए x - 1 का होल स्क्वायर, ये रिपीटेड लीनियर फैक्टर है, तो रिपीटेड लीनियर फैक्टर के लिए आप पहले तो b/x - 1 फिर c/x - 1 की होल पावर 2, ये इस तरह से आप एज्यूम करेंगे। बाकी एबीसी के जैसे मान अभी हमने ज्ञात किए थे एबीसीडी के, ठीक उसी प्रकार से आप एलसीएम लेकर के इसे हल करके एबीसीडी के मान ज्ञात कर लेंगे। और भी एक केस देख लीजिए, जैसे मान लीजिए कि आपके पास इस तरह से कोई टर्म आ जाती है x - 1 का होल स्क्वायर और x + 3 का पावर 3। तो इसके लिए आप क्या एज्यूम करेंगे, दोनों ही रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स हैं। कौन कौन से? x - 1 भी रिपीटेड है 2 बार और x + 3 रिपीट हो रहा है 3 बार। तो आप पहले x - 1 के लिए एज्यूम करिए a/x - 1 प्लस b/x - 1 का होल स्क्वायर। ये तो x - 1 के होल स्क्वायर के लिए हो गया। अब x + 3 के लिए भी ले लीजिए, क्या लेंगे, c/x + 3 फिर d/x + 3 की होल पावर 2 फिर e/x - 3 की होल पावर 3। तो कहने का मतलब ये है, सॉरी प्लस है यहां पर, तो कहने का मतलब ये है कि जितने घात तक जाएगा, जितनी घात यहां पर आती है उतनी घात तक आपको इसे ले जाना है, एक से शुरू करते हुए, जैसे x + 3 की पावर 1, x + 3 का होल स्क्वायर तो पावर 3। तो अब यहां पर देखो कांस्टेंट भी ज्यादा हो गया a b c d e, तो फिर हमें a b c d पांचों के मान ज्ञात करने होंगे तुलना करके, ठीक है। तो इस तरह से जो रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स हैं उनको हम इस तरह से डिकम्पोज कर सकते हैं। रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स अगर आपके हर में आते हैं, मतलब डिनोमिनेटर में, तो इस तरह के जो प्रॉपर फ्रैक्शन है उन्हें आप पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक कर सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही पढ़ते हैं। थैंक यू।